हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में 25 जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और साथ ही में दोस्तों, जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, लाफिंग गैस कौन है? तो देखिए, ये सवाल जो है ये काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से आता है कि लाफिंग गैस कौन सी है, हंसाने वाली गैस कौन सी है, या फिर हास्य गैस, इनमें से कौन सी है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो जो लाफिंग गैस है वह होती है N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। देखिए, होता क्या है कि यह जो गैस होती है, जब इसे हम सूंघते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना आने लगती है और हंसी आने लगती है उसके बाद। ठीक है। और अगर ज़्यादा इस गैस को अगर हम सूंघ लेते हैं तो व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है। और इसी के कारण यह जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोश करने के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है सर्जरी में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे बनाया कैसे जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसको गर्म करके इसे बनाया जाता है, या फिर सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि सूर्य में अगर सबसे ज़्यादा कोई तत्व है तो वह है हाइड्रोजन, और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 71%। ठीक है। और इसके बाद हीलियम जो होता है वही दूसरे नंबर पर सूर्य में पाया जाने वाला तत्व है, और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 26.5%। और जो बाकी का 2.5% बचा, इसमें दूसरे तत्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के राष्ट्रगान को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? यानी कि यह भारत का राष्ट्रगान होगा, यह किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? तो सबसे पहले जाने कि जो भारत का राष्ट्रगान है वह है जन गण मन, और इसे स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान जो है इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और उन्होंने ये जो राष्ट्रगान है यह अपनी गीतांजलि नाम की पुस्तक में लिखी थी। ठीक है। तो सवाल इस तरह से भी आता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है गीतांजलि नाम की जो पुस्तक है उसी से। भारत में निम्न में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो भारत में जो सबसे शक्तिशाली सदन होता है वह होता है लोकसभा। ठीक है। इसे निम्न सदन हम कहते हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहते हैं, लेकिन यह लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है। तो अब यहाँ पर समझे कि ये लोकसभा क्यों ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 109(1) में बताया गया है कि जो धन विधेयक है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। और दूसरा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75(3), सब आर्टिकल 3 है 75 का। इसमें बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। तो यही दो कारण है कि धन विधेयक जो है वह लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत होगा, और मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसी के कारण यह जो लोकसभा है वह ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अब महान्यायवादी के बारे में कुछ और भी बातें मैं बता दूं आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो महान्यायवादी होता है यह भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। यानी कि न्यायालय में अगर भारत सरकार का कोई भी मामला हो तो इसका प्रतिनिधित्व यही करता है, यानी कि महान्यायवादी। और यह जो महान्यायवादी होता है यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है।
तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वह व्यक्ति है जो कि संसद का सदस्य हुए बगैर भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वह है महान्यायवादी, लेकिन यह जो है यह वोटिंग नहीं कर सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? तटीय रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य की है? गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र की? तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला जो राज्य है वह है ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, इसकी जो कुल तटीय रेखा है वह लगभग 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, जी की इकाई क्या है? जी जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और इसकी जो यूनिट है वह कौन सी होती है? तो वह होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपसे जी का मान पूछा जाए कि कितना होता है, तो वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसे भी याद रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? ठीक है, तो परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो होते हैं यह नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक की कक्षा में चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब बचा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन होता है, यानी कि इस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कठोर जल होता क्या है। ठीक है, तो जब जल में यानी कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट घुले होते हैं तो वैसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि साबुन झाग नहीं देता है, और झाग न देने की वजह से यह ज़्यादा घिसता है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस कि इनमें से गलत कौन सा है। तो झाग नहीं देता है, तो यह तो सही है कि कठोर जल जो होता है वह झाग नहीं देता है। और साबुन अधिक घिसता है, तो जब झाग नहीं देगा तो ज़्यादा घिसेगा, यह भी सही है। और तीसरा दिया है ऑप्शन में कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, यानी कि कठोर जल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट जो होते हैं वह घुले होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यह भी सही है कठोर जल के संबंध में। ऑप्शन डी में दिया है कि इसमें आयरन पाइराइट्स उपस्थित होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो यहां पर सांप और रेप्टिलिया, ऑप्शन ए में जो दिया है यह सही है। सांप जो होता है वह रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी होता है। ठीक है, पक्षी जो होता है यह एविज जो ग्रुप है उसका प्राणी होता है। और स्तनधारी जो होते हैं यह मैमिलिया जो ग्रुप होता है उसके प्राणी होते हैं। और मेंढक जो है वह एम्फीबिया नाम का जो ग्रुप होता है उसके प्राणी होते हैं। तो यहां पर इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है लकुलिश जो है इन्हीं को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, यह जो लकुलिश है यह शैव धर्म जो है उसका एक संप्रदाय है, पशुपत संप्रदाय, और इसके संस्थापक यही लकुलिश हैं। ठीक है, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन था? तो सिंधु घाटी का जो पतन नगर है वह था लोथल। ठीक है, और यह जो लोथल है यह गुजरात में जो भोगवा नदी है उसी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोथल जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की गई थी SR राव के द्वारा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का अगर विवाद होता है तो उसका जो निर्णय है वह कौन करता है? तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 71
और सब आर्टिकल 1 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी तरह का विवाद होता है तो उसकी जांच की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये जो लूनी नदी है वह राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहीं पर एक नाग पहाड़ है और वहीं से निकलती है और उसके बाद 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद में यह जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो यह सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जिसका कि अंतर्देशीय जल प्रवाह है, तो वह है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एपिडर्मिक रोग संबंधित है, एपिडर्मिक बीमारी जो है वह किस अंग में होती है? तो ये जो एपिडर्मिक बीमारी है यह त्वचा की एक रोग होती है और यह त्वचा की एक संक्रमण होती है जिसमें क्या होता है कि त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं और त्वचा के जो उत्तक है वह नष्ट होने लगते हैं। तो यही है एपिडर्मिक बीमारी। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है इसको लिखा है मौलाना आज़ाद ने। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी व्यक्ति दिए हैं तो इनके जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनका भी नाम बता देता हूँ। तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम की पुस्तक लिखी थी। यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है तो इसे ध्यान में रखें। और जयप्रकाश नारायण जो हैं इन्होंने टुवार्ड्स फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी थी। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये इन चारों के जो पुस्तक हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो इनको आपको पूरा दिमाग में रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो भारत की राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है तिरंगा। ठीक है। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह है अनुपात 3:2। ठीक है। यानी कि लंबाई 3 अनुपात में रहेगी और चौड़ाई जो है वह 2 अनुपात में रहेगी। और यह जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, अगर इसे पूछा जाए कि इसे भारत की जो संविधान सभा है उसने इसे कब अपनाया था, तो उसने इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो याद रखना है इसको। अब सवाल यह भी पूछा जाता है कि जो तिरंगा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो वह किया था पिंगली वेंकैया ने। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो यहां पर आपको बताना है कि क्षेत्रफल के मामले में जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह कौन सा है। तो रूस जो है वह विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है चीन। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि रूस जो है वह क्षेत्रफल के मामले में 1 नंबर का देश है और जो चीन है वह जनसंख्या के मामले में 1 नंबर का देश है। तो दोनों को ध्यान में रखें। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो ऑप्शन सी शिमला राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आप जानें कि ग्रेसम का नियम क्या है। तो ग्रेसम जो है इन्होंने अपने नियम में बताया कि जो घटिया मुद्रा होती है वह बढ़िया मुद्रा जो होती है उसको चलन से बाहर कर देती है और यही है ग्रेसम का नियम। तो यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी मुद्रा के संचालन से है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में बदल जाती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा जो है वह किस रूप में बदल गई? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो ये जो एपीफाइट होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो एपीफाइट पौधे हैं वह दूसरे पौधों पर भोजन के लिए आश्रित तो नहीं होते हैं,
लेकिन वह यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, यानी कि खड़े रहने के लिए दूसरे पौधे जो हैं उन पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंबन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है वह क्या है? तो सिम तो आजकल हर लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि वह क्या है। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो लक्षद्वीप है वह स्थित है अरब सागर में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसकी राजधानी जो है वह है कवारती। तो इन दोनों को याद रखना है कि इसकी स्थिति जो है वह अरब सागर में है और इसकी राजधानी जो है वह है कवारती। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और यह जो प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, और यह जो प्रारूप समिति है इसमें अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ कुल 7 सदस्य थे। और अगर बी आर अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए यानी कि अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो इसमें 6 सदस्य थे और अध्यक्ष के सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा न लगा हो तो इसको डिसलाइक भी करें और यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा और इसमें क्या कमी थी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाती है। ठीक है।